इस स्ट्रैटेजी में हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ ही अपना ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसको स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी कहा जाता है। तो ये होता क्या है और इससे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज क्या है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें देखिए बेसिकली हमें 4 चीजें सीखनी है। सबसे पहला है BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा है CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर, तीसरा है डिमांड जोन और फोर्थ है FVG यानी फेयर वैल्यू गैप। तो इन चारों को समझकर हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो कहां पर बाइंग कर रहे हैं, और अगर हमें ये पता चल जाए कि वो लोग कहां पे बाय कर रहे हैं, तो क्योंकि जब वो बाय करते हैं तो उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो उसके बाद शेयर की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ती है, तो आप वहां पर बाय करेंगे तो आपको भी प्रॉफिट होने के जो चांसेस होंगे वो ज्यादा होंगे और आप एक बड़ा प्रॉफिट कैप्चर कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम BOS को समझते हैं। ये BOS होता क्या है, मैंने आपको बताया है ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि किसी भी चार्ट में जो अप ट्रेंड है वो किस तरीके से बनता है। तो देखिए आपने देखा होगा कि जब भी शेयर की प्राइस बढ़ती है तो वो इस तरीके से नहीं बढ़ती है, शेयर की प्राइस हमेशा इस तरीके से बढ़ती है, जिसमें यहां पर शेयर की प्राइस का जो है लो है, यहां पर हाई है, उसके बाद प्राइस गिरती है, लेकिन जितना पहले गिरी थी उतना नहीं गिरी, उससे कम गिरी, तो यहां पर उसने अपना हाईयर लो बनाया। फिर यहां पर अब प्राइस पिछले वाले हाई से ज्यादा बढ़ गई, तो यहां पर उसने अपना हाईयर हाई बनाया। उसके बाद वापस से थोड़ा गिरी, पहले जितना गिरी थी उतना नहीं गिरी, हाईयर लो बनाया, ऐसे ही हाईयर हाई और हाईयर लो। तो इस तरीके से एक शेयर की प्राइस बढ़ती है। तो देखिए BOS यानी ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर इतना सिंपल है कि आपने देखना है कि जब भी शेयर की प्राइस अपना जो हाई है या हाईयर हाई है उसको ब्रेक करती है तो वहीं पर BOS हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर शेयर की प्राइस ने अपना हाई बनाया है, और अगर हम इससे लगते हुए एक लाइन खींच देंगे तो इस जगह पर शेयर की प्राइस ने क्या किया है, अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है। उसके बाद दोबारा से जैसे ही इसने ब्रेक किया तो उसके बाद प्राइस बढ़ी और फिर गिरी, और यहां पर आने के बाद फिर से क्या हुआ, इसने अपना जो पिछला वाला हाई था उसको ब्रेक कर दिया। तो यहां पर फिर से हमारा क्या हो गया, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यहां पर आप फिर से देख सकते हैं कि प्राइस बढ़ी और उसके बाद प्राइस गिरी, और गिरने के बाद ये वो पॉइंट था, अगर हम इससे एक लाइन खींच दे लगते हुए तो ये वो पॉइंट था जहां पर प्राइस ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, इसीलिए इसको कहा जा रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है ये आपको समझ आ गया है। तो चलिए अब CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर को भी समझ लेते हैं। तो अब ये CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या है, इसको समझाने के लिए मैं एक बार दोबारा से एक ट्रेंड ड्रॉ कर लेता हूं। तो आप जानते हैं कि ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पे हो रहा है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहां पर भी प्राइस ने अपना जो हाई था उसको ब्रेक कर दिया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन एक ना एक टाइम जरूर आएगा जब प्राइस जो है वो अपना ये वाला जो हाईयर लो था इसको ब्रेक कर देगी। तो जब प्राइस अपने इस हाईयर लो को ब्रेक कर देती है तो यहां पर जहां पे ये ब्रेक डाउन होता है उस जगह को स्मार्ट मनी कंसेप्ट में कहा जाता है CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी अब उसने अपना कैरेक्टर बदल लिया है। पहले जो शेयर की प्राइस थी वो अपने स्ट्रक्चर को बार बार ब्रेक करके बढ़ रही थी, और इस जगह पर उसने अपने कैरेक्टर को बदल दिया और अब शायद वो गिर सकती है। अब यहां पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि प्राइस ने जैसे ही अपना कैरेक्टर चेंज किया उसके बाद प्राइस गिरने लग जाएगी, लेकिन हम यहां पर यह मान सकते हैं कि जो ऊपर ट्रेंड जा रहा था शायद वो अब चेंज हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइस थोड़ा नीचे आएगी आपको धोखा देने के लिए और उसके बाद वापस चली जाएगी और अपना जो पहले हाई बनाया था उससे भी ऊपर जाके अपना हाई बना देगी। तो ये सब चीजें अभी हम चार्ट में समझेंगे। तो अभी फिलहाल आपको समझ आ गया है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, तो इसको चार्ट में भी देखते हैं। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस ने यहां से बढ़ना शुरू किया था, बढ़ते बढ़ते प्राइस थोड़ा नीचे आई, उसके बाद वापस प्राइस बढ़ी, फिर थोड़ा नीचे आई, उसके बाद वापस से प्राइस बढ़ी। तो यहां पर सबसे पहले हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहां पर शेयर की प्राइस का क्या था, लो था, यहां पर जाने के बाद उसने हाई बनाया, फिर हाईयर लो बनाया, हाईयर हाई बनाया। तो जहां पर जो भी ऐसा पॉइंट आता है जहां पर जाने के बाद जो प्राइस है वो अपने हाई को ब्रेक कर देती है, जैसे यहां पर किया है, तो यहां पर क्या हुआ है, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। इसी तरीके से यहां पर आप देखेंगे हाईयर हाई बनाया है और
इस जगह पर प्राइस ने अपने हायर हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहां तक बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, लेकिन इस पॉइंट पे जाने के बाद प्राइस यहां पे आई, यहां पर आने के बाद वापस थोड़ा सा बढ़ी और जहां पर उसने हायर हाई बनाया था उसके ऊपर ही या उसके आसपास ही है, तो इसको हायर हाई हम मान लेंगे। फिर प्राइस नीचे आई, यहां पर इसका हायर लो था और इसने इस बार अपने हायर लो को ब्रेक कर दिया। तो जब ये प्राइस अपने हायर लो को ब्रेक कर देती है तो इस जगह पर हम क्या कहते हैं, यानी इस जगह पर हम कहेंगे कि यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, यानी प्राइस ने अपने कैरेक्टर को चेंज कर लिया है। तो इस तरीके से एक स्टॉक में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। अब इनका यूज कैसे करना है, इसका हमें बेनिफिट कैसे मिलेगा और ये स्ट्रैटेजी क्या है वो समझते हैं। उसके बाद मैं आपको डिमांड जोन और FVG यानी फेयर वैल्यू गैप के बारे में बताऊंगा। तो चलिए अब समझते हैं कि इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे ले रहा है। तो देखिए, अगर आप इसके बेसिस पे ट्रेड लेना चाहते हैं तो यहां पर सबसे पहले हमें देखना होगा कि ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो कहां पे रहा है। अब इस जगह पर आप देख सकते हैं कि जब प्राइस ने अपना हाई बनाया और उसके बाद हायर लो बनाया, तो ये वाला जो पॉइंट था, इस पॉइंट पर आकर उसने अपने पिछले वाले हाई को ब्रेक कर दिया था। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये होगा हमारा पहला BOS। तो जब हमारा पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इससे लगते हुए एक लाइन खींच देते हैं। तो जैसे ही प्राइस उस लेवल को ब्रेक कर देती है, यानी ये वाला जो पॉइंट है, यहां पर हम बाय कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो यहां पर जो प्राइस ने हायर लो बनाया है इससे थोड़ा सा नीचे, यानी यहां पर हम हमारा स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और टारगेट के लिए जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं आता है, हम वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद यहां से प्राइस बढ़ी, यहां पर जाकर इसने अपना हायर हाई बनाया, यहां पर हायर लो बनाया, फिर यहां पर हायर हाई बनाया, फिर यहां पर हायर लो बनाया। तो अब इसके बाद क्या हुआ, ये वाला जो पॉइंट आया, यहां पर प्राइस ने अपना पिछला वाला जो हायर लो बनाया था इसको ब्रेक कर दिया ये वाले पॉइंट के बाद। तो ये होगा हमारा CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो आप यहां पर बाय करते और आप यहां तक का टारगेट लेकर चल सकते थे। अब देखिए, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल नहीं है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं और यहां पर मैं आपको कैंडल शो करूं तो आपको दिखाई देगा कि एक्चुअल में यहां पर प्राइस बढ़ी थी, उसके बाद प्राइस ने अपना यहां पर लो बनाया था और यहां पर हम इस केस में बाय करते, हमारा जो स्टॉप लॉस होता वो बहुत ही छोटा होता। यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारा लो पॉइंट है उससे थोड़ा सा नीचे हमें अपना स्टॉप लॉस रखना होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा टारगेट कहां तक होता, यहां तक होता। तो इस तरीके से आप ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो बहुत छोटा होता है और आप एक बड़े टारगेट को कैप्चर कर सकते हैं। अब देखिए, ये स्ट्रेटजी हर बार काम नहीं करेगी, लेकिन जब काम नहीं करेगी तो बहुत छोटा आपसे स्टॉप लॉस लेके जाएगी, लेकिन जब ये काम करेगी तो आपको एक बहुत बड़ा टारगेट भी देकर जाएगी। अब यहां पर बहुत सारे लोगों के माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि क्या जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, यानी यहां पर आप देख सकते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो क्या हम इसके बेसिस पर शॉर्ट करने का ट्रेड ले सकते हैं, या फिर अगर हम ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो क्या वहां पर हम पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। तो देखिए, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है तो मार्केट क्योंकि ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा है और उस ट्रेंड के कंटिन्यू होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हमेशा कहा भी जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेंड चल रहा है और उसी ट्रेंड के बीच में हम एक स्टॉक में या फिर ट्रेड में एंटर कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हम मार्केट के उल्टा जाने की सोच रहे हैं। अभी तक मार्केट रिवर्स हुआ नहीं है, तो अगर आप चेंज ऑफ कैरेक्टर के बेसिस पे ट्रेड लेंगे तो इसके बाद यहां पर तो ये काम कर गया, लेकिन ज्यादातर केस में क्या होगा कि प्राइस आपको धोखा देकर वापस ऊपर बढ़ जाएगी। तो आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर के बेसिस पर शॉर्ट करने का ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपको शॉर्ट करने का ट्रेड लेना है तो वो भी आप डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से ही लेंगे। तो अब अगर हम डाउन ट्रेंड के हिसाब से देखें तो आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है उसने अपना हाई यहां पर बनाया था, यहां पर अपना लो बनाया, यहां पर लोअर हाई बनाया, यहां पर लोअर लो बनाया। तो इस केस में जहां पर हमारा पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर था वो अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा डाउन ट्रेंड के लिए। तो यहां पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, तो जहां पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है हम क्या करते हैं, उससे लगते हुए एक लाइन खींच लेते हैं। तो हम क्या करते, यहां पर इससे लगते हुए एक लाइन खींच लेते। तो इस केस में जैसे ही प्राइस ने इस लाइन को ब्रेक कर दिया और उसके बाद प्राइस नीचे आती है, तब हम क्या करते हैं, हम यहां पर शॉर्ट करते हैं। तो आपने यहां पर शॉर्ट करने का ट्रेड लिया होता, इससे थोड़ा ऊपर, यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस रखते और उसके बाद जाके आप अपना टारगेट
अचीव करते जहां तक चेंज ऑफ कैरेक्टर वापस से नहीं आ जाता डाउन ट्रेंड में। तो दोस्तों अब आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ आ गया है, उसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लेना है वो भी आपको समझ आ गया है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है। तो देखिए इसके बारे में आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता ही है कि जब भी शेयर की प्राइस अपना किसी लो बनाने के बाद वापस बढ़ जाती है तो इसका मतलब यहां पर क्या है, यहां पर उस प्राइस में डिमांड है, यहां पर भी उस प्राइस में डिमांड है। इसी तरीके से जब प्राइस हाई पे जाने के बाद वापस गिर जाती है तो इसका मतलब इस पॉइंट में क्या है, यहां पर उसमें सप्लाई है। तो अब ये जो डिमांड है, ये जो सप्लाई है, ये क्यों है यहां पर, हमें सबसे पहले ये समझना होगा। तो देखिए इसके पीछे का जो रीजन होता है ना, देखो पहले प्यार से जो प्राइस थी वो प्यार से नीचे गिरती जा रही थी, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर आने के बाद अचानक से एक शेयर में डिमांड आ गई। ऐसा हुआ क्या जो यहाँ पे डिमांड आई? तो इसके पीछे का रीजन है कि जब भी प्राइस इस लेवल पे आई है ना, तो यहां पर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास कई हजार करोड़ रुपए हैं, उन्होंने अपने ऑर्डर्स लगा रखे हैं और इसको हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। यानी उन्होंने अपने जो ऑर्डर्स हैं वो इस जगह पर लगा रखे हैं। इसी वजह से तो यहां से अचानक से प्राइस बढ़ने लग गई, यानी अचानक से यहां पे बाइंग होने लग गई। और वो बाइंग क्यों हुई है? क्योंकि उनके बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स उन्होंने यहां पर लगा रखे थे, वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गए। तो इसके बाद प्राइस बढ़कर यहां तक गई। तो अगर कभी दोबारा ऐसा होता है कि प्राइस वापस से उस लेवल के आसपास आती है तो यहां पर उनके जो बचे हुए ऑर्डर्स होंगे ना, वो दोबारा से एग्जीक्यूट होने लग जाएंगे और प्राइस बढ़ने के चांसेस होंगे। तो इसलिए जब भी कभी आपको दिखाई देता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में आने के बाद एक पॉइंट पे आते ही वापस से बढ़ने लग जाती है और उसके बाद आने के बाद प्राइस वापस से सेम लेवल के आसपास आती है और वहां से बढ़ने लगती है, तो जब आपको ऐसा दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि यहां पर ऑर्डर ब्लॉक है और इसके बाद यहां पर अचानक से बाइंग होगी, जिसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस है। तो आप यहां पर बाइंग कर सकते हैं। अब देखो ये तो चार्ट बन गया है तो मेरे लिए दिखाना बहुत आसान है, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूं चार्ट देखकर, लेकिन एक्चुअल में आपको कैसे पता चलेगा कि भाई प्राइस यहां पर आने के बाद वापस नीचे तो नहीं जाएगी, ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, कैसे हमें पता चलेगा? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना, इसके लिए आप फिबोनाची टूल का यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए आप यहां पर जाएं, यहां पर जाने के बाद आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट नाम का एक टूल दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जब प्राइस इस लेवल के आसपास आई थी तो यहां से लेकर इसका जो हाई था आप वहां तक इसको ले जा सकते हैं और उसके बाद उसी हाई के लेवल पे हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। तो जब हमने फिबोनाची लगा दिया है तो अब मान लो कि आपने देखा कि प्राइस यहां से लेके यहां तक बढ़ी थी और उसके बाद वापस से प्राइस जो है वो इस लेवल से बढ़ने लगी है। तो अगर प्राइस 0.786 तक भी आने के बाद बढ़ती है तो आपको दोबारा से प्राइस सेम उसी लेवल पे आएगी, उसका वेट नहीं करना है क्योंकि वो नहीं होने वाला, और होगा भी तो हर बार नहीं होगा। तो अगर प्राइस 78.6% या 0.786 पर भी आने के बाद वापस बढ़ जाती है तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और आप यहां पर बाइंग कर सकते हैं। अब इसका उल्टा अगर आपको सप्लाई जोन का पता करना है तो जिस लेवल पे जाने के बाद प्राइस गिरने लग गई थी, ये हमारा सीधा सा मतलब है कि यहां पर बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सेल किया था। तो अब अगर दोबारा से प्राइस यहां पर आएगी तो वो अपना नुकसान थोड़ी होने देंगे, वो पूरी जान लगा देंगे कि प्राइस वापस गिरे। तो अगर प्राइस यहां पर आने के बाद दोबारा से गिरने लगती है, मतलब पहले प्राइस यहां पर आई थी और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सेल किया था, अब यहां तक तो हमें पता नहीं चलेगा ना कि वो यहां पे सेल करेंगे। अब अभी तो हम देख सकते हैं क्योंकि हमने आगे का चार्ट देख लिया है, लेकिन जब आप यहां पे होंगे तब आपको पता नहीं चलेगा। तो अब आपने देखा कि इसके बाद प्राइस नीचे आ गई है, तो यहां तक आपको दिखाई दिया कि यहां तक प्राइस आई, उसके बाद वापस प्राइस बढ़ी, लेकिन जो पहले वाला लेवल था जहां पर आने के बाद प्राइस गिरी थी, उस लेवल के पास आके ही वापस से प्राइस नीचे गिरने लग गई। आपने देखा कि यहां पर आने के बाद प्राइस वापस से गिरी है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि जब दूसरी बार प्राइस उस लेवल के पास आने के बाद गिरी है तो आप यहां पर शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जो स्विंग हाई है उसके थोड़ा ऊपर, यानी यहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा। तो इस केस में आप यहां पर शॉर्ट कर सकते थे और आपका जो स्टॉप लॉस होता वो यहां पर होता। और अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए था तो इसके लिए आप फिबोनाची का यूज कर सकते थे, और वो यूज आप कैसे करते, उसके लिए फिर से आपने फिबोनाची टूल पे जाना होता, यहां से उस टूल को सेलेक्ट करना होता और इस बार जो स्विंग हाई था वहां से लेकर जहां तक प्राइस नीचे आई थी, इस केस में यहां तक नीचे आई थी, आप यहां तक अपना जो फिबोनाची था उसको ड्रॉ कर सकते थे। और इसको अब मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाऊं
तो आप देख सकते हैं कि प्राइस वापस से जो 0.786 का लेवल था वहां तक आने के बाद गिरी है। तो आप यहां से कंफर्म हो सकते थे कि इसके बाद प्राइस गिर रही है तो वो ज्यादा गिर सकती है और यहां पर आप एंट्री ले सकते थे शॉर्ट करने की। तो इस तरीके से आप डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे बाय एंड सेल करने की एंट्री ले सकते थे। तो अगर ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं तो चलिए अब समझते हैं फेयर वैल्यू गैप के बारे में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप अपने ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट जिन्हें मैं खुद भी यूज करता हूं उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो देखिए, जब भी चार्ट में आपको एक इस तरीके की बड़ी कैंडल दिखाई देती है या फिर ऐसी बड़ी कैंडल दिखाई देती है तो ये बड़ी कैंडल कोई भी हमारे जैसा रिटेल इन्वेस्टर की वजह से नहीं बन रही है। ये बड़ी कैंडल बन रही है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तब इस तरीके की बड़ी कैंडल बनती है। तो जब इस तरीके की बड़ी कैंडल बन रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो रेंज है ना, यहां पर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, यानी उनका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। और जैसे ही प्राइस दोबारा से इस रेंज पर आएगी तो वापस से यहां से प्राइस बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। तो जब इस तरीके की कैंडल बन रही है तब आपने क्या करना होता है कि ये जो बड़ी वाली कैंडल बनी है, इस कैंडल की से पहले वाली जो कैंडल है, जो कि इस केस में ये वाली कैंडल है, इसके विक से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी होती है कुछ इस तरीके से। दूसरा आपको क्या करना होता है, इसके बाद वाली जो कैंडल है, यानी इस बड़ी कैंडल के बनने के बाद जो कैंडल बन रही है उसकी नीचे वाली विक, यानी ये वाली जो विक है, इससे लगते हुए एक लाइन खींच लेनी होती है। अब ये जब आप लाइन खींच लेते हैं तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि इन दोनों यानी फर्स्ट और थर्ड कैंडल की जो विक है ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है और यहां पर एक गैप बन रहा है क्योंकि हमने इससे लगते हुए एक लाइन खींची है। और जो ये गैप बनता है इसको कहा जाता है फेयर वैल्यू गैप। तो अब जब ये गैप बन गया है और यहां पर इतनी बड़ी कैंडल बनी थी तो इसका मतलब क्या होता है कि जब दोबारा प्राइस इस रेंज के आसपास आएगी, यानी इस रेंज में आएगी, तब उसके बाद वापस से, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी कैंडल बनी है, यानी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो यहां पर बाइंग करते हैं, तो जब दोबारा से प्राइस यहां पर आएगी तो वो फिर से बाइंग करेंगे और उसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होंगे। तो इस केस में ये जो आपकी रेंज है, अगर प्राइस यहां पर आती है तो यहां पर आने के बाद इससे थोड़ा नीचे, यानी यहां का आप स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं और टारगेट के लिए जो इससे पहले इसने हाई बनाया था, यानी ये जो हाई बनाया था यहां तक का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। और जैसे ही इस लेवल पे आने के बाद प्राइस इस लेवल से ऊपर, यानी यहां पर कहीं पर कैंडल बनेगी, यहां पर आप अपनी बाय करने की एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरीके से फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से ट्रेड लिया जाता है। अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना कि यह तरीका हर बार काम नहीं करेगा, लेकिन जब भी काम करेगा आप सोचो कि आपको कितना बड़ा टारगेट देकर जाएगा और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कितना छोटा होगा। जैसे इसका एक एग्जांपल आपको दिखाऊं तो यहां पर भी आपको एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई दे रही है, तो हम क्या करेंगे, इससे लगते हुए अपनी दो लाइन खींच लेंगे। एक इससे पहले वाली कैंडल की विक से लगते हुए, तो यहां पर हमने एक लाइन खींच ली है, और दूसरी जो लाइन हम खींचेंगे वो इसके बाद वाली कैंडल जो है उसके नीचे वाली विक से लगते हुए खींचेंगे। तो यहां पर हमारा फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइस दोबारा इस रेंज के पास आई उसके बाद वापस से बढ़ी है। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना कि जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर आने के बाद बढ़े, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसके थोड़ा नीचे होना चाहिए। और आप बाइंग कहां पे करेंगे, जैसे ही प्राइस ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसके ऊपर निकल जाती है आप वहां पर बाइंग करेंगे, क्योंकि कई बार हो सकता है कि प्राइस इस रेंज पर आए और उसके बाद नीचे चली जाए। तो आपने स्ट्रिक्टली बाइंग सिर्फ तब करनी है जब जो प्राइस है वो इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर जाती है। अब अगर आपको शॉर्ट करना है तो वो आप कैसे करेंगे, चलिए ये भी समझ लेते हैं। तो जब भी आपको इस तरीके की एक कैंडल दिखाई देती है बड़ी रेड कलर की, जो कि यहां पर आपको दिखाई दे रही है, तो उससे पहले वाली कैंडल, अब यहां पे कंडीशन क्या है उसको ध्यान से समझ लीजिए कि जो इससे पहले वाली कैंडल है उसकी जो विक होनी चाहिए वो इसके बाद वाली कैंडल की विक को ओवरलैप नहीं कर रही होनी चाहिए। यानी इसकी जो विक है वो ऐसा ना हो कि, जैसे आप देख सकते हैं कि इसकी विक यहां पर है, वो ऐसा ना हो कि इसके नीचे तक आ रही हो और इसकी ऊपर तक जा रही हो। अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होंगी, एक दूसरे के आसपास आ रही होंगी, तो वहां पर कोई गैप है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि दोनों की जो विक है उसमें डिफरेंस होना चाहिए। तो जब इस तरीके की रेड कैंडल बनती है तो हम क्या करते हैं, इससे पहले वाली जो कैंडल है उससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं उसकी विक से लगते हुए, और उसके बाद वाली जो कैंडल बनती है उसकी ऊपर वाली विक से लगते हुए भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट कर लिया है और इसकी ऊपर वाली विक ये है।
इससे लगता है वो हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। तो ये हमारा बन गया है FVG यानी फेयर वैल्यू गैप। और जब दोबारा से प्राइस इस रेंज के पास आती है तो वहां से प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं और आप देख सकते हैं कि इस रेंज पे आने के बाद प्राइस वापस से गिरी है। अब यहां पर भी आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली नहीं हुआ है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपने थोड़ा सा ऊपर या फिर जो स्विंग हाई या आसपास की जो हाई कैंडल आपको दिखाई दे रही है आप वहां पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अब जब प्राइस इस गैप पे जाने के बाद वापस नीचे आती है यानी यहां पर आप शॉर्ट करने की पोजीशन लेंगे। जब तक प्राइस नीचे नहीं आई है आप तब तक शॉर्ट करने की पोजीशन नहीं लेंगे और टारगेट के लिए इससे पहले प्राइस जहां तक नीचे गई थी यानी यहां तक नीचे गई थी तो आप यहां तक का ही टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब अगर यहां पर भी देखो तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत छोटा है, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक का स्टॉप लॉस है। और टारगेट अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा टारगेट आपको यहां पर मिल सकता है आगे चलकर। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनमें हम बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किस तरीके से बाइंग कर रहे हैं उसको समझकर उनके साथ ही अपना ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। और जब हम उनके साथ ट्रेड लेंगे तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं तो वहां पर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो छोटा होगा और हम बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। और अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और अगर आप समझना चाहते हैं कि ओपन इंटरेस्ट में जो चेंज आ रहा है उससे हम मार्केट में एक बड़ा मूव कैसे कैप्चर कर सकते हैं तो इसके लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।